जेफरी एप्स्टीन आइलैंड, ये नाम सुनते ही दिमाग में पैसा, ताकत और क्राइम, इन सब की एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर सामने आती है ना? इस केस को लेकर लोगों में दिलचस्पी भी बहुत है और कन्फ्यूजन भी उतना ही। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर टिके रहेंगे और इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरे शोर शराबे के बीच आखिर सच है क्या? देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसी अंदाजे या अटकलों के बारे में नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, जो बातें साबित हो चुकी हैं, उनके आधार पर जवाब खोजना। इस पूरी कहानी के सेंटर में है पैसा, बेहिसाब दौलत। और ये ऐसी दौलत थी जिसका सोर्स क्या है, ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा। और सच कहूं तो यही रहस्य इस पूरे मामले की जड़ है। और जाहिर है, जहां इतनी दौलत होती है वहां आती है पावर, जबरदस्त प्रभाव और कनेक्शंस। ऐसे कनेक्शंस जो बिजनेस, पॉलिटिक्स और यहां तक कि रॉयल फैमिलीज तक, मतलब पावर के बिल्कुल टॉप लेवल तक जाते थे। और इन सब की बुनियाद में कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बहुत ही गंभीर और सबसे जरूरी बात, साबित हो चुके क्राइम की। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस इंसान से करते हैं जो इस पूरे विवाद के सेंटर में था। आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? आपको जानकर हैरानी होगी कि जेफरी एप्स्टीन ने अपना करियर एक टीचर के तौर पे शुरू किया था, लेकिन बहुत जल्दी वो वॉल स्ट्रीट का एक बड़ा फाइनेंसर बन गया। फिर वहां से उसने सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए वेल्थ मैनेजर का काम शुरू किया, और बस देखते ही देखते वो हाई सोसाइटी का एक बहुत जाना पहचाना नाम बन गया। अब यहां एक अजीब सी बात थी। एप्स्टीन की जो पब्लिक इमेज थी और उसकी जो कमाई थी, उसमें एक बहुत बड़ा गैप था। दुनिया के लिए तो वो एक फाइनेंसर था, एक फिलैंथ्रोपिस्ट था जो दान वगैरह देता था, लेकिन उसके पास जो इतनी जबरदस्त पर्सनल वेल्थ थी, वो आई कहां से, ये कभी किसी को साफ साफ पता नहीं चला। और यही वो सवाल था जिसने आगे चलकर हर चीज पर शक पैदा कर दिया। तो ये तो हुई एप्स्टीन की बात। अब चलिए उस इंसान से हटकर उस जगह पर फोकस करते हैं जो इस कहानी का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है, यानी वो आइलैंड, और देखते हैं कि कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक वहां का सच क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी शब्द सुनते हैं तो इसका कानूनी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को जबरदस्ती, धोखे से या दबाव डालकर भर्ती करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या कहीं रखना ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण किया जा सके। तो कोर्ट में जो विक्टिम्स के बयान और सबूत सामने आए, उनके मुताबिक ये पूरा नेटवर्क 3 स्टेप्स में काम करता था। पहला स्टेप था रिक्रूटमेंट, मतलब जो वल्नरेबल कम उम्र की लड़कियां थीं उन्हें बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाना। दूसरा स्टेप ट्रांसपोर्टेशन, उन्हें आइलैंड समेत दूसरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर ले जाना। और तीसरा स्टेप एक्सप्लॉयटेशन, यानी उनका सिस्टमैटिक तरीके से यौन शोषण करना। और एप्स्टीन ये सब कुछ अकेले नहीं कर रहा था। कोर्ट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस पूरे ऑपरेशन में उसकी एक बहुत ही खास सहयोगी थी, गिलेन मैक्सवेल, और उसका रोल इस नेटवर्क को चलाने में बहुत ही सेंट्रल और क्रूशियल था। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, मैक्सवेल का इसमें शामिल होना ये सिर्फ एक आरोप या इल्जाम नहीं है, ये एक कानूनी सच्चाई है। उसे 2021 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में मदद करने का दोषी पाया गया और उसे एक लंबी जेल की सजा भी हुई। मतलब ये केस कोर्ट में पूरी तरह से साबित हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इस केस के सबसे सेंसेशनल हिस्से पर, वो हिस्सा जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, वो जो लिस्ट है। तो चलिए अब फैक्ट्स के आधार पर ये देखते हैं कि इसमें सच क्या है और फिसाना क्या है। देखिए, यहां एक बहुत ही जरूरी कानूनी फर्क को समझना होगा, एसोसिएशन और मिलीभगत में। ये बात सच है और वेरीफाइड है कि पॉलिटिक्स, बिजनेस और यहां तक के रॉयल फैमिलीज के भी कई बड़े नाम एप्स्टीन को जानते थे, उसके संपर्क में थे। लेकिन कानून की नजर में किसी को जानना और उसके क्राइम में शामिल होना दो अलग बातें हैं। सिर्फ जान पहचान से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता। कोर्ट में बहुत कम लोगों के खिलाफ ही ऐसे आरोप सामने आए जिनके पीछे कोई ठोस सबूत था। इसे ऐसे समझिए, किसी से मिलना और उसके गुनाहों में शामिल होना ये एक ही बात नहीं है, और यही इस पूरे मामले का सबसे जरूरी टेक अवे है। जान पहचान होना एक बात है और किसी को कानूनी तौर पर दोषी साबित करना बिल्कुल दूसरी। अब उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, एक ऐसा सवाल जो कई लोगों के मन में है, एप्स्टीन की मौत। तो हम यहां ऑफिशियल वर्जन क्या है
वो भी देखेंगे और उस पर जो शक उठाए जाते हैं उन्हें भी समझेंगे। तो हुआ ये कि 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में एप्स्टीन की मौत हो गई। लेकिन जिस रात उसकी मौत हुई, उस रात जेल की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गार्ड सो रहे थे, जो जरूरी चेक्स होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और आसपास के कैमरे भी खराब थे। और इन्हीं सारी वजहों से जाहिर है तरह तरह की थ्योरीज और अटकलों को बढ़ावा मिला। लेकिन इन सारे सवालों और सिक्योरिटी लैब्स के बावजूद जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, जो कानूनी वजह बताई गई है, वो सुसाइड ही है। तो ऑफिशियली मौत का कारण आत्महत्या ही दर्ज है। तो अब आखिर में ये देखते हैं कि इस पूरे मामले के बाद क्या हुआ, इसकी लेगेसी क्या है, और एक बार फिर जो बातें साबित हो चुकी हैं उन्हें उन अफवाहों से अलग करते हैं जो आज भी चारों तरफ फैली हुई हैं। इस केस को लेकर अफवाहें तो बहुत हैं, जैसे कि वहाँ सीक्रेट पूजा पाठ होता था या दुनिया के सारे बड़े लीडर्स इसमें शामिल थे। ये सब हैं अफवाहें। अब बात करते हैं वेरीफाइड फैक्ट्स की, जो कोर्ट रिकॉर्ड्स पर आधारित हैं। फैक्ट नंबर 1, एप्स्टीन एक सजाया याफ्ता यौन अपराधी था। फैक्ट नंबर 2, घिलेन मैक्सवेल को ट्रैफिकिंग के लिए दोषी ठहराया गया। और फैक्ट नंबर 3, नाबालिगों का शोषण हुआ था। बाकी जो बड़े बड़े दावे हैं उनके कोई पुख्ता पब्लिक सबूत मौजूद नहीं है। तो इस केस का असर क्या हुआ? कुछ ठोस नतीजे भी निकले। सबसे पहले तो उस आइलैंड को सरकार ने जब्त कर लिया। फिर जो विक्टिम्स थे उनके लिए एक कॉम्पेंसेशन फंड बनाया गया। और हाँ, कुछ और लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी भी चल रही है। देखिए, ये मामला एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने लाता है कि पैसा और पावर शायद इंसाफ में देरी करवा सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। आखिर में हमें एक ही बात पर ध्यान देना चाहिए कि भावनाओं या सनसनीखेज थ्योरीज के बजाय हमेशा सबूत ही सच्चाई की बुनियाद होते हैं। जब चारों तरफ इतना शोर हो तो सवाल यह है कि क्या हम रुककर सिर्फ फैक्ट्स पर, सिर्फ सबूतों पर आधारित सच्चाई को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आखिर में किसी भी मुश्किल केस में कोर्ट के रिकॉर्ड्स और सबूत ही हैं जो सच में मायने रखते हैं।